आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट। सबसे पहला तो अपन सेट का करते हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला सवाल मन में आता है कि सर सेट होता क्या है। तो मैं सेट की डेफिनेशन बताऊंगा एनसीईआरटी के हिसाब से, और एनसीईआरटी के हिसाब से मतलब सही होता है, वो इकलौती डेफिनेशन है। क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट से यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ मैथ से तो सिर्फ नंबर्स की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट्स का मतलब है नंबर्स भी हो सकते हैं, पर्सन्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग अवेलेबल आपके आसपास। आप किसी भी चीज का वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन बताएंगे, वो ऑब्जेक्ट कहलाया जा सकता है। किसी भी चीज का वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट कहलाएगा। सबसे पहली बात तो ये जान लो कि सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। इसे हिंदी में कहते हैं मंजिला कोष्ठक, इंग्लिश में कहते हैं मिडिल ब्रैकेट्स, और आसान भाषा में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस। तो आपका सेट हमेशा इसी में बनना है। और सेट को जो भी नाम दिया जाता है वो इंग्लिश अल्फाबेट्स में दिया जाता है, तो वो होंगे हमेशा कैपिटल लेटर्स में। कहाँ होंगे? कैपिटल लेटर्स में। इतनी बात क्लियर है। अब वापस से मैं आता हूँ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि अगर मैंने किसी बच्चे से पूछा कि भैया एक सेट को परिभाषित करो, डिफाइन करो, कि एग्जांपल दो, तो उसने कहा सर एग्जांपल लीजिए ना, टॉप 5 बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। मैंने कहा अरे वाह यार, बढ़िया है, मुझे भी क्रिकेट बहुत पसंद है। तो उस बच्चे ने बोला कि सर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से टॉप 5 बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम में ये 5 नहीं आते यार। ये पांचों के पांचों तो नहीं आते। मेरे मेरे हिसाब से आते हैं सर विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, ऑब्वियसली हमारे भगवान सचिन तेंदुलकर, साउथ अफ्रीका से जैक कॉलिस और ऑस्ट्रेलिया से रिकी पॉन्टिंग। तो क्या होगा? 5 बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम आए, किसी ने बताया ये, किसी ने बताया ये, यानी कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये एक सेट नहीं हो सकता। मैं इसको बोलूंगा नॉट अ सेट। इसको वही कर्ली ब्रेसेस में जमा के लिखना पड़ता है, लेकिन ये एक सेट नहीं है। तो सेट होगा क्या सर? तो मैं आपको बता देता हूं कि सेट क्या होगा। हम वापस से इसको कर देते हैं। टॉप 5 बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम की जगह में टॉप 5, मैं कहता हूं टॉप 5 रन गेनर ऑफ ऑल टाइम इन वनडे इंटरनेशनल ओडीआई। क्रिकेट की बात कर लेते हैं। टॉप 5 बैट्समैन जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, कौन कौन हो सकते हैं? सबसे ऊपर सचिन तेंदुलकर, फिर वनडे में बात कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है शायद अपने रिकी पॉन्टिंग साहब हैं, फिर सौरव गांगुली हैं, हाँ, और राहुल द्रविड़ है। ये अच्छा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे उतना ध्यान नहीं है, और शायद विराट कोहली भी उस लिस्ट में आ गए। अब ये जो टॉप 5 रन गेनर्स ऑफ ऑल टाइम है, ये सौरभ सर से पूछोगे तो भी यही है, और किसी से पूछोगे तो भी यही है, इंटरनेट पे ढूंढोगे तो भी यही है। मतलब इन एनी सर्कमस्टांसेस टॉप रन गेनर्स यही होंगे। मतलब ये पांचों के पांचों बदलेंगे नहीं, तो ये कहलाएगा सेट। ये जो है एक सेट है। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? तो सेट क्या होता है सर? इट इज अ वेल डिफाइंड, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसको मिडिल ब्रैकेट, मंजिला कोष्ठक से डिनोट किया जाता है, कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं इसको। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है? ए, बी एंड एक्स, जो भी आप अल्फाबेटिकल लेना चाहते हो, अल्फाबेट्स लेना चाहते हो, बट उनको लेंगे आप हमेशा कैपिटल लेटर्स में। चलिए कुछ मैं आपको सेट के परमानेंट एग्जांपल देता हूं। एक तो है एन। एन सेट होता है नेचुरल नंबर का। किसका? नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जहां तक आप जा सकते हो वहां तक चले जाओ, अप टू इनफाइनाइट। एक और होता है जेड।
ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि -3, -2, -1 से लेकर 1, 2, 3। तो इधर भी ब्रैकेट आएगा साहब ऐसा वाला। z क्या होता है? नंबर ऑफ ऑल इंटीजर्स। अगर मैं z प्लस कर दूं तो भाई कॉमन सेंस है, नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, यानी कि आपके शुरू होंगे z माइनस नेगेटिव इंटीजर्स। ऐसे ही q डिनोट करता है ऑल रैशनल नंबर्स को। किसको? ऑल रैशनल नंबर्स को। अच्छा देखो, डेफिनेशन को बार बार दिमाग में बैठा के रखना। डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जब रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो दुनिया के सारे रैशनल नंबर्स आ चुके हैं। अब तुम मानो उन्हें या ना मानो, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, ये अपनी डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे। ऐसे ही एक और होता है टी, जिसमें आ जाते हैं ऑल इर्रेशनल नंबर्स। ऑल इर्रेशनल नंबर्स। और भी होते हैं, जैसे कि हमने आर नहीं लिया ना, हाँ आर ले लेते हैं। आर होता है ऑल रियल नंबर्स। अब अगर मैं आर पॉजिटिव कर दूं तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। मुझे लगता है यहां तक बातें क्लियर होंगी। किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने सेट बता दिया, सेट के एग्जांपल्स बता दिए। अच्छा ये जो होता है ना, पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, और क्लास में पढ़ने वाले बच्चे फोटोज वगैरह ले लेते हैं। कभी कभी नोट डाउन करने का टाइम देता हूं मैं, कभी कभी नहीं देता हूं। भाई डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल तरीके से पढ़ो। हमने पढ़ाया, आपने समझा, और फिर आगे बढ़ गए। अब ये जो सेट है इसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अरे रिप्रेजेंट वो वाला रिप्रेजेंटेशन नहीं, किसी लिखा कैसे जाता और ये भाई उसको ब्रैकेट्स में दिखाया जाता है, उनके नाम ही होते हैं। लेकिन सेट को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्मूले, दो तरीके होते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। ये सर ये क्या गंदगी है, ये कैसा गंदा है। तो देखो चलो ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। अब देखना, मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तब मेरी बातों को कहने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि मैं बोल रहा हूं रियल नंबर्स, तो मैं रियल नंबर्स की बात दो तरह से कर सकता हूं। पहली बात तो मैं कि सिर्फ रियल नंबर बोल दूं, तो आप समझ गए कि सारे के सारे रियल नंबर्स आ गए। मैंने कहा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो आप समझ गए सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स आ गए। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं, कैसा कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स वर्ड इस्तेमाल ना करके मैं कहूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये तो रियल नंबर्स ही है ना। तो इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि भैया मैं रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं। ऐसे ही सेट में दो चीजें होती है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ये मतलब कुल मिला के तुम्हारा थ्योरी में होता है, और ये तुम्हारा एक्चुअल नंबर्स होते हैं या एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। जैसे कि अगर मैं एक सेट ए की बात कर रहा हूं, एक सेट ए की बात कर रहा हूं जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट्स को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा इज ऑल इज ऑड नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे ऑड नंबर्स। ये हो गया आपका कैसा? सेट बिल्डर फॉर्म। कैसा? सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? पहले तो मैं पढ़ूंगा थ्योरी की। ये थ्योरी क्या करेगी कि x is such that is odd numbers less than 10। मैंने पूछा आपसे कि भैया 10 से छोटे ऑड नंबर्स कितने होते हैं? आपने कहा सर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है। तुम गधे हो अगर तुम कह रहे हो 11 होता है। 10 से छोटे ऑड नंबर्स। तो सेट बिल्डर फॉर्म थ्योरी में लिखा जाता है इस तरह से कि भैया पढ़ के
आप समझो। और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। अच्छा, क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी में, पता नहीं क्यों इतने उच्च स्तरीय सवाल दे दिए जाते हैं, हाई लेवल क्वेश्चंस के आपको आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बनाना होगा, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना होगा। तो मेरा ख्याल इतनी बात समझ में आएगी सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म्स होता क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं ऊपर का नहीं मिटा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स मिटाते जाऊंगा। अब इसके बाद हमें बात करनी है दूसरी चीज की, जिसका नाम है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। अब सर ये क्या होता है बताओ, मार्कर कितना खराब चल रहा है। चलिए कोई नहीं, अगली क्लास में आपके लिए नए मार्कर्स अवेलेबल होंगे, आपके लिए नहीं मतलब मेरे लिए। एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। क्या? अ सेट which does not contain any element। अरे गधों, नाम से ही पता चल रहा है ना, एम्प्टी सेट, खाली, ऐसा सेट जिसमें किसी भी तरह का कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, वो कहलाता है आपका एम्प्टी सेट। चलिए एम्प्टी सेट बोले तो मान लीजिए एक सेट है ए जो कि पूरी तरह से खाली है। अब इसका अगर एम्प्टी सेट की मैं बात कर रहा हूं, कैसे हो सकते हैं सर? आपने कहा सेट की डेफिनेशन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन या कलेक्शन। अब ये कैसे हो सकता है कि हम वेल डिफाइन भी करें और सेट खाली भी हो जाए? देखो करके बताते हैं। एक एग्जांपल लिया है मैंने कहा x इज सच दैट कि इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। एक बच्चा जो क्लास 10 का स्टूडेंट है और साथ ही साथ एज वेल एज 11th का भी है। देखो डेफिनेशन परफेक्ट है क्या? मैंने वेल डिफाइन किया है साहब, एक ऐसा बच्चा जो क्लास 10th और क्लास 11th का स्टूडेंट है एट द सेम टाइम। अब ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। सर इसका रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे? बना लो, ऐसा कोई बच्चा होगा जो 10वीं और 11वीं का स्टूडेंट एट द सेम टाइम होगा? नहीं हो सकता ना, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट आएगा नहीं। डेफिनेशन तो ठीक है लेकिन कुछ आएगा नहीं, ये सेट खाली है, इसको कहते हैं हम एम्प्टी सेट। इसको डिनोट किया जाता है फाइव से। किससे? गोला बनाओ ऊपर से तलवार उछल दो, फाइव। गोला बनाओ ऊपर से तलवार उछेड़ दो, फाइव। बात समझ में आई एम्प्टी सेट क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाता हूं मैं और मैं आगे बढ़ता हूं काय पर? अगली डेफिनेशन पर जो आपको सेट पढ़ने के लिए जरूरी है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। देखो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो ना, नाम से फिर से बहुत कुछ समझ में आता है कि फाइनाइट सेट कौन से होते होंगे सर? जिनमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे, जिन्हें आप ढंग से भर सकते हो, गिन सकते हो, कुछ कर सकते हो। और इनफाइनाइट क्या होंगे? जिनको आप गिन नहीं सकते हो, जो आपकी औकात के बाहर है, आपकी क्षमता के बाहर है। तो हम फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या लिखते हैं? अ सेट which contains जीरो एलिमेंट। भाई जीरो भी एक डेफिनेट नंबर होता है, जीरो एलिमेंट्स और अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसमें या तो जीरो एलिमेंट हो या फिर एलिमेंट्स की जो संख्या हो वो एक फाइनाइट संख्या हो, मतलब आप उसको गिन सकते हो, नंबर जो है गिन सकते हो, फाइनाइट हो, वो कहलाते हैं फाइनाइट सेट। आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। और मैं मान के चलता हूं कि आप लोग काफी पढ़े लिखे हो, तो मैं पूरी डेफिनेशन इनफाइनाइट के लिए नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। मैं समझा पूरा दे रहा हूं, मैं लिखने में थोड़ा सा आलसी हूं। क्या है फाइनाइट सेट? एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट हो, एलिमेंट्स की संख्या
फाइनाइट हो या फिर जीरो हो, जीरो भी एक फाइनाइट नंबर होता है, ऐसे सेट कहलाते हैं फाइनाइट सेट। और ऐसे सेट जिनमें एलिमेंट्स का नंबर, एलिमेंट्स की गिनती इनफाइनाइट हो, आप गिन नहीं सकते हो, आप समझ नहीं सकते हो, वो कहलाएंगे इनफाइनाइट सेट। चलिए अब हम एक और चीज की बात करते हैं जिसका नाम है इक्वल सेट। चलो नाम से फिर पता चला, क्या पता चला कि ऐसे सेट जो इक्वल हो इक्वल सेट कहलाते हैं। हाँ ठीक है, समझने के लिए ठीक है, लेकिन ढंग से समझने के लिए क्या है भैया, इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिनके सारे के सारे एलिमेंट्स सेम, सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हो, सेम हो, वो कहलाते हैं इक्वल सेट। यानी कि अगर मेरे पास एक सेट है ए जिसमें नंबर है 1 2 3, और मेरे पास दूसरा सेट है जिसमें नंबर्स हैं 1 3 2, क्या सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से इक्वल है? हाँ जी साहब, बिल्कुल इक्वल है। तो ये दोनों सेट्स होंगे एक दूसरे के इक्वल, ये कहलाएंगे इक्वल सेट्स। लेकिन अगर ऐसा हो कि मेरे पास एक सेट है 1 2 3, 3 नहीं है 4 है, और दूसरा सेट है 2 4 6, तो सर कुछ तो इक्वल है लेकिन सारे इक्वल हैं क्या? नहीं, जब तक सारे इक्वल नहीं होंगे इक्वल सेट नहीं होगा। सारे इक्वल नहीं है ना, तो ये कहलाएगा नॉट इक्वल सेट। बात समझ में आई? बढ़िया। तो इक्वल सेट भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आता है। नॉट इक्वल यार समझदार हो, समझ जाओगे। अब उसके बाद हमें कुछ सिंबल्स की बात करनी है। सिंबल्स के पहले हम बात कर लेते हैं सबसेट की। इंट्रोडक्शन में ये जो है, बताओ पूरा माइक उलझ गया यार चलिए अपन बात करते हैं सबसेट की। सबसेट, सबसेट क्या होते हैं भाई? एक बड़ा सा सेट है मेरे पास जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, उसके मैंने बना दिए छोटे छोटे सेट। अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो इन एलिमेंट ऑफ बी। जैसे कि समझो, कहा गया नीला वाला मार्कर। चलिए मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 एंड 9, ठीक। और मेरे पास दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान से देखना, सेट ए के सारे एलिमेंट्स कहां पर है? सेट बी में है, ढूंढो। 1 है सर, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। एक सेट ए के सारे के सारे एलिमेंट्स अगर सेट बी में अवेलेबल हैं तब कहलाएगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको आप लिखोगे कैसे? ए इज सबसेट ऑफ बी। ऐसा लंबा सा खींचने वाला मैं थोड़ा डिजाइन में बना देता हूं, ऐसा लंबा सा खींचने वाला सी बना लेना, ये कहलाता है सबसेट का सिंबल, ठीक। तो इसको और अच्छे से आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? ए इज सबसेट ऑफ बी को और अच्छे से डिफाइन कैसे कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो, इफ हम कह देते हैं ए के सारे एलिमेंट्स को स्मॉल ए और बी के सारे एलिमेंट्स को स्मॉल बी। तो ए सबसेट ऑफ बी कब होगा? जब ए के सारे सबसेट्स, सारे एलिमेंट्स जो कि ए के होंगे एंड यही ए सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ ए बी के भी एलिमेंट्स होंगे, तभी होगा। अगर ये बी के एलिमेंट्स नहीं है, अगर ये बी के एलिमेंट्स नहीं है तो ये सबसेट नहीं होगा। बात समझ में आई? ये जो अजीब सा ई बना है ना, इसका मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ। मतलब अगर मैं कह रहा हूं ए ऐसा कुछ बनाकर मैंने कहा बी, यानी कि ए इज एलिमेंट्स ऑफ, ए इज एलिमेंट ऑफ बी। बात समझ में आई? छोटे छोटे से सिंबल्स हैं, मेरे ख्याल में इतनी दिक्कतें होंगी नहीं आप लोगों को। अब दो तरह के सेट और बात करनी है हमें, वो मैं और कर लेता हूं, फिर हम इस क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे और बाकी का आगे की कक्षाओं में नेक्स्ट क्लास में कुछ पढ़ेंगे।
अगली जो बात है उसका नाम है पावर सेट। अरे भयंकर पावर सेट, पावर होगी इसमें दादा। तो ओम नमः शिवाय, जय। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए is called power set of A. The collection of all subsets of A. मान लीजिए, समझाता हूं, मेरे पास एक सेट है जिसमें दो नंबर्स हैं। इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या होंगे मेरे पास? एक तो होगा 1, एक तो होगा 2, एक होगा 1 and 2, और एक होगा एम्प्टी सेट, नल सेट 5। ये है ना इसके सारे के सारे सबसेट। तो पावर सेट जो होता है उसको हम पी ए से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? पी ए से। और डेफिनेशन क्या कह रही है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। पहला सबसेट क्या है? 5। दूसरा सबसेट क्या है? 1। तीसरा सबसेट सबसेट अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा, सेट 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 बार बार बोलता रहा मैं। तो ये है पावर ऑफ सेट ए। कोई दिक्कत है क्या? क्या बकवास चीज है भाई। पावर सेट हो गया। हाँ, और नहीं जा रहे। तुमको दिक्कत है तो कमेंट में बता देना भैया, मैं इन चीजों में उतनी मेहनत नहीं करने वाला। यूनिवर्सल सेट, अरे करूंगा भाई करूंगा, घबराना नहीं। दूसरा है यूनिवर्सल सेट। चलिए देखते हैं यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन कहती है it is usually denoted by U and all its subsets are A, B and C. For example, अगर मैं बात कर रहा हूँ natural numbers, integers, non irrational numbers, rational numbers, इन सब की बात कर रहा हूँ, तो इन सारे के सारे सेट्स को जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो क्या बनेगा? दुनिया में मौजूद हर तरह के नंबर ना, क्या बनेगा? दुनिया में मौजूद हर तरह के नंबर, उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स। मतलब अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे ए दिया हुआ है 1 2 3, सेट बी दिया हुआ है 4 5 6, और सेट सी दिया हुआ है 7 8 9 10, तो मेरा यूनिवर्सल सेट क्या होगा? मेरे पास जितने भी सेट हैं, ए बी सी या डी ई एफ भी हो सकता है, जितने भी सेट हैं इन सब का मेल मिला, जोड़ दिया, इकट्ठा कर दिया, क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड एज वेल एज 10। ये होगा मेरा यूनिवर्सल सेट। तो मेरे ख्याल से ये बात भी क्लियर है। अच्छा, मैं कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स और बता देता हूँ। जब भी हम सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं तो उसके बीच में कॉमा जरूर लगाना है ना। पता चले तुम अगर कॉमा नहीं लगाओगे ना तो वो 1 and 2 कंसिडर करने के बजाय 12 कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसी गधमक्कारी बेवकूफी कभी बिल्कुल मत कर देना, है ना। और एक और छोटी सी बात कि भैया यूजुअली क्या होता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सेम नहीं आता है, लेकिन हाँ अपने सेट्स में चलता है, कर्ली ब्रेसेस को कर्ली ब्रेसेस से बंद किया जा सकता है। तो सेट में ये सब चीजें चलती है। अच्छा, अगर आपका सेट है ए, कैपिटल लेटर्स में डिनोट किया जाता है उसको हमेशा, तो उसके एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में डिनोट किए जाएंगे। अगर कैपिटल लेटर ए हमारे सेट का नाम है तो स्मॉल लेटर हमारे सबसेट हमारे एलिमेंट्स का नाम होगा। और एक सबसेट के इस तरह से, एक सेट के इस तरह से सबसेट्स बनाए जा सकते हैं और वो क्वेश्चन में और अच्छे से हम आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए खत्म करते हैं अपन यहीं पर क्लास।